गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची, आपके लिए कॉर्पोरेट लॉ में दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की लक्षणात्मक विशेषताएं। कंपनी की पहली विशेषता, कंपनी का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब कंपनी एक निगमित एसोसिएशन है, निगमित निकाय है। ए कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंपनी का कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, हम ऐसा कह सकते हैं। पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तभी जाकर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। इसके अलावा सेक्शन 3 1 पर्सन कंपनी के फॉर्मेशन की भी अनुमति देता है। मतलब इसके पहले का जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें केवल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी यही 2 टाइप थे, लेकिन 1 पर्सन कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो वर्तमान में जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसके अनुसार 1 पर्सन कंपनी भी फॉर्म की जा सकती है। मतलब एक व्यक्ति वाली कंपनी भी बनाई जा सकती है। कंपनी की दूसरी विशेषता है कि कंपनी का वैधानिक अस्तित्व इसको बनाने वाले सदस्यों से अलग होता है, पृथक होता है। यानी कि लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट from its members. From the day of its incorporation, a company acquires an identity distinct from the persons who constitute it. Its assets and liabilities are separate from those of its owners. मतलब समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है जो इसके सदस्यों से पृथक होती है। इसकी परिसंपत्तियां एवं इसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों एवं देवताओं से पृथक होती हैं। कानून व्यवसाय एवं इसके स्वामियों को एक नहीं मानता। इस पर कुछ प्रसिद्ध केस लॉ भी हैं, फेमस केस लॉ। सबसे पहला मुकदमा जो इस मामले पर आया है वो है कंडोली टी कंपनी लिमिटेड, 1886 का यह मामला है। इसके कुछ वर्षों के बाद जो माइलस्टोन कहा जाता है केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का मामला आया। 1895 से 99 तक ये मामला चला। और इसके अलावा एक और मामला है जो काफी फेमस है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड, 1960 का यह मामला है। इसके अलावा एक कंपनी के मौलिक अधिकार भी होते हैं। मतलब जिस तरीके से नेचुरल पर्सन्स हमारे आपके मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार से कंपनी के भी मौलिक अधिकार हैं। परिणाम स्वरूप अगर कंपनी के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, वो इन्फ्रिंज होते हैं, तो कंपनी के शेयर होल्डर मुकदमा नहीं कर सकते, बल्कि कंपनी खुद अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। चिरंजी लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, उस मामले में यह कहा गया था। तो यह स्पष्ट है कि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, वैसे ही कंपनी की पहचान इसके सदस्यों से अलग हो जाती है। कंपनी की तीसरी विशेषता है
कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, मतलब कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समान यह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कंपनी क्या है? लॉ का क्रिएशन है। इसका अस्तित्व, इसका एग्जिस्टेंस केवल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजरों में ही होता है। कंपनी को व्यक्ति तो माना गया है, लेकिन कंपनी नागरिक नहीं है, कंपनी सिटीजन नहीं है। कंपनी की चौथी खूबी है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। साधारणतः कंपनी में जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की दशा में जिस मेंबर ने जितने अमाउंट का शेयर खरीदा है उसका जो अनपेड पोर्शन है उतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जिस मेंबर ने जितने अमाउंट की गारंटी दी है वो उतने ही अमाउंट तक के लिए लायबल है। ये रकम उसे तब देनी पड़ेगी जब कंपनी का विघटन हो और कंपनी को अपने लायबिलिटीज को चुकाने में पैसा कम पड़ जाए। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और उसका शेयर कैपिटल भी है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल आल्सो, तो उसमें जिस मेंबर ने जितने अमाउंट के शेयर लिए हैं उसका जो अनपेड पोर्शन है प्लस जितने की उसने गारंटी दी है उतने की ही उसकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अनलिमिटेड कंपनीज में, असीमित दायित्व वाली कंपनी में जो सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व है, उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की राय में एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार भी बन सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है, उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात की अनुमति दी गई हो। कंपनी की पांचवी विशेषता है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी को एक पर्सन माना गया है, पर्सनालिटी दी गई है इन द आई ऑफ लॉ। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, रख सकती है, बेच सकती है, जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर शेयर होल्डर्स का मालिकाना हक नहीं होता। कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कंपनी का ही होता है। इस पर दो मामले भी हैं, बाचा एफ गजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1955। दूसरा मामला है ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड वर्सेस स्टैनले। इसके अलावा मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि कंपनी के जो सदस्य हैं उनका कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी का जो बीमा करवाया जाता है उस पर कंपनी के सदस्यों का कोई हक नहीं होता है। कंपनी की छठी विशेषता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उन्हें आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।
शेयर्स को चल संपत्ति माना गया है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है उस तरीके से, उस मैनर में जो कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के पार्षद अंतर नियम में बताया गया है। मतलब कंपनी के जो अंश हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो आसानी से किसी को भी हस्तांतरित किए जा सकते हैं, उनको मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति माना गया है। इसके अलावा अगर मतलब कि शेयर्स को ट्रांसफर करना ही है तो तरीका वो होगा जो कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बतलाया गया है, मतलब वो तरीका जो कंपनी के पार्षद अंतर नियम में बतलाया गया है। ये बात कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 में लिखी हुई है। इसके अलावा एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण को कुछ हद तक प्रतिबंधित भी कर सकती है, लेकिन जो एक सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके जो अंश हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बिना किसी रुकावट के आसानी से कभी भी किसी को भी हस्तांतरित किए जा सकते हैं। लेकिन तरीका, मैनर वही होगा जो कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बतलाया गया है। कंपनी की 7वीं विशेषता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कंपनी कानून की रचना है तथा इसका अंत कानून ही कर सकता है। यदि हमें कंपनी को बंद करना है तो केवल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करते हुए ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जब इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहेगा। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है वो प्रभावित नहीं होता है यदि सदस्य मर जाएं, वो अवकाश ले लें, त्यागपत्र दे दें, दिवालिया हो जाएं, पागल हो जाएं, यहाँ तक कि यदि कंपनी के सारे सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है, मतलब कंपनी अमर होती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी की 8वीं विशेषता है कि कंपनी की सार्वमुद्रा होती है, कंपनी का कॉमन सील होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्तियों के समान इसके अपने हाथ, पैर, दिमाग नहीं होते हैं। इसलिए कंपनी अपने एजेंटों के माध्यम से, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ वगैरह के नाम से जानते हैं, इनके माध्यम से कंपनी काम करती है। कॉमन सील जो है वो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, ऑफिशियल हस्ताक्षर है। कंपनी अपने हस्ताक्षर के तौर पर कॉमन सील का इस्तेमाल करती है। लेकिन कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में अब इस बात को ऑप्शनल बना दिया गया है। मतलब अब ये कंपनी पर निर्भर करता है कि वह कॉमन सील, सार्वमुद्रा, स्टाम्प इसका इस्तेमाल करती है या नहीं। मतलब आज के समय में एक कंपनी की कॉमन सील नहीं भी हो सकती है, बिना स्टैंप के भी कंपनी काम कर सकती है। कंपनी की 9वीं विशेषता है कि कंपनी का जो नियंत्रण है वो स्वामित्व से अलग होता है। कंट्रोल के आधार पर कंपनी की विशेषता हम इस प्रकार कह सकते हैं, कंपनी में
सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कंपनी का जो प्रशासन है, नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। कंपनी के जो अंशधारक हैं, सदस्य हैं, शेयर होल्डर हैं, वे संचालकों का, निदेशकों का चुनाव करते हैं। कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। Thank you for watching this till end.